हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा आज का जो वीडियो है सीए इंटरमीडिएट ओल्ड वर्सेस न्यू स्कीम। जैसे कि आपको पता है आईसीएआई की जो न्यू स्कीम जो लॉन्च अभी नहीं हुई, एक्चुअली में प्रपोजल आया है, उसकी डिटेल जो है आईसीएआई ने अपडेट कर दी है और उसमें कंपैरिजन भी आपको बताया गया है। अब मैं आपको इस वीडियो में इंटरमीडिएट की ओल्ड वर्सेस न्यू, चाहे वो फाउंडेशन रूट के थ्रू है चाहे वो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू है, दोनों के थ्रू मैं आपको कंपैरिजन स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन एंड तक बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से कंप्लीट आपको डिटेल मिलने वाली है, फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले सब्जेक्ट जो ओल्ड स्कीम में होते थे वो 8 होते थे, दो ग्रुप होते थे 4 पेपर के। अब उसको कम करके 6 कर दिया गया है। ठीक है जी, पेपर जो है वो 8 से 6 कर दिए गए हैं। अब इसमें से रिमूवल कौन कौन से हुए हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अगर मैं नए सिलेबस की बात करूं, जो पेपर 1 होता था अकाउंटिंग का और पेपर 5 होता था एडवांस अकाउंटिंग का, उसको मर्ज कर दिया गया है। और उसकी जगह पे सिर्फ सिंगल पेपर रखा गया है, पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर नए सिलेबस में 4 की बजाय 3 पेपर के 2 ग्रुप किए गए हैं। ठीक है जी। और ग्रुप 1 से अगर देखा जाए, ग्रुप 1 में एक चीज और हटाई गई है। सबसे पहले पेपर 1 अकाउंटिंग, ठीक है, उसको एडवांस अकाउंटिंग का नाम दे दिया गया, बताया मैंने आपको, पेपर 5 के साथ मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। नंबर 2, कॉर्पोरेट के साथ अदर लॉ भी होते थे, अदर लॉ हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है जी। कंपनी लॉ पूरा कर दिया गया है। ठीक है, आगे जाके इसके बारे में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज इट इज है, और टैक्सेशन जो है फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में चला गया है। ठीक है जी। और दूसरे ग्रुप में क्या हुआ, ऑडिटिंग है वैसे ही है, एफएम एसएम है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एफएम के साथ जो थी 8वां पेपर, ठीक है जी, 8B, वो क्या है, फाउंडेशन लेवल पर कुछ कंटेंट जो है वो चला गया है फाउंडेशन पर। ठीक है जी। उसके बाद ईआईएस बिल्कुल हटा दिया गया है, गुड बाय टाटा बाय बाय हो गया हुआ है। ठीक है जी। ये इस तरीके से चेंज आया है सिलेबस में, प्रपोजल जो है। अब रीजन क्या क्या है बताए गए हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं 8 की बजाय 6 कर दिए गए हैं। उसके बाद 2 पेपर अकाउंटिंग के जो थे, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के थे, वो सिंगल पेपर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, टाइटल क्या दिया गया है, एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है जी। और कंटेंट में कहते हैं कोई रिडक्शन नहीं किया गया, अगर है विच इज कवर्ड इन द 2 पेपर इन द प्रेजेंट स्कीम विच इज 1 पेपर इन द प्रपोज स्कीम। ठीक है ना, सिलेबस नहीं कम किया गया। आप सोचो कहीं 2 की बजाय एक सब्जेक्ट अकाउंट का कम हो गया, नहीं, एक को ही डबल कर दिया गया है। ठीक है जी। पोर्शन ऑफ द सिलेबस ऑफ द पेपर 1 इन द करंट कोर्स वुड बी इंक्लूडेड इन द फाउंडेशन पेपर। ठीक है जी। और कुछ इसका पेपर 1 का सिलेबस जो है फाउंडेशन में डाल दिया गया है। और ठीक है जी, जिससे क्या है, फाउंडेशन का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो इंक्रीज होगा बच्चों का। उसके बाद बैलेंस कंटेंट जो है वो पेपर 1 में ही रहने दिया गया है। उसके बाद ईआईएस जो है रिमूव कर दिया गया है इंटरमीडिएट लेवल पर, इसकी जगह पे आईटी जो है वो इंटीग्रेट की गई है फाइनल लेवल पर। ठीक है जी। और कॉर्पोरेट लॉ जो है वो कंपनीज एक्ट कवर किया गया है एंटायरली। ठीक है जी। और बिजनेस लॉ इज ऑलरेडी कवर्ड एट द बिजनेस लेवल, फाउंडेशन लेवल। ठीक है जी। तो ये हो गया सब्जेक्ट्स का, 8 की जगह पे 6 हो गए। ठीक है जी। मतलब देखा जाए तो ईआईएस रिमूव हो गया और अदर लॉ रिमूव हो गया। ठीक है, ईआईएस और अदर लॉ रिमूव हो गया, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस फाउंडेशन लेवल पर चला गया। अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर फाउंडेशन लेवल पर चले गए, और बाकी अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग इकट्ठा हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। और कुल मिला के डिलीट क्या हुआ, ईआईएस फाइनल लेवल पर चला गया, इंटीग्रेट हो गया। ठीक है जी। चलिए, मैनर ऑफ असेसमेंट। पहले क्या होता था, ठीक है जी, करंट स्कीम में अगर हम, मतलब अगर अभी की स्कीम की बात करें, पार्शली ऑब्जेक्टिव और पार्शली क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था। 30% आपको पता है एमसीक्यू होते थे, 70% तीन सब्जेक्ट में क्या होते थे, आपके सब्जेक्टिव होते थे। ठीक है जी, 30% ऑब्जेक्टिव और 70% सब्जेक्टिव। अब क्या कर दिया गया है प्रपोज वाले में, पार्शली ऑब्जेक्टिव पार्शली सब्जेक्टिव है, 30% केस सिनेरियो या फिर स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, और 70% डिस्क्रिप्टिव होंगे सभी पेपर में, 6 के 6 पेपर में। ठीक है जी। और अभी भी ओपन बुक सिस्टम फाइनल में लाया गया है, ना कि इंटरमीडिएट। ठीक है जी, क्लोज बुक सिस्टम है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, मैनर ऑफ असेसमेंट। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी एमसीक्यू में, अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग लाई गई है, इंट्रोड्यूस की गई है रॉन्ग आंसर के लिए, 25% फॉर एमसीक्यू के लिए। ठीक है जी। रीजन क्या दिया गया है इन सभी चीजों का, रीजन ये दिया गया है कि जो थ्योरेटिकल
एट प्रेजेंट सेलेक्ट थ्योरेटिकल पेपर एट द इंटरमीडिएट लेवल, 30% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द सिनेरियो, एमसीक्यू बेस्ड और एमसीक्यू आते थे। ठीक है जी। अब जो 30% ऑब्जेक्टिव टाइप केस सिनेरियो और एमसीक्यू आने वाले हैं वो क्या है, सभी पेपर में लाए गए हैं एनालिटिकल स्किल बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स का। और उसके अलावा अगर हम बात करें, कहते केस सिनेरियो स्टडी जो है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहते इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग कहते हैं ये उन स्टूडेंट को रोकेगी जो क्या है एक्चुअली में तुक्का मार के मार्क्स लेने की सोचते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है। उसके बाद मिनिमम स्टडी पीरियड पहले अगर आप फाउंडेशन लेवल से इंटरमीडिएट में जाते थे तो आपको 8 महीने का करना होता था, 8 महीने का गैप होना होता था। ठीक है, अभी वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही है। फाउंडेशन से जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो आपको कोई चेंज नहीं आने वाला, बदलाव। मतलब क्या है, अगर मैं नई स्कीम की बात करूँ तो नई स्कीम के बारे में बच्चे जानने जाते हैं, वो क्या है, मतलब फाउंडेशन पास होगे तो रजिस्ट्रेशन और इंटरमीडिएट के एग्जाम के बीच में 8 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। नंबर 2, अगर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, पहले क्या होता था 9 महीने का डायरेक्ट एंट्री, ग्रेजुएशन के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन कमेंस हुई और एग्जाम हुआ उसके बीच में 9 महीने का गैप होना चाहिए था। ठीक है, अब क्या है, अब 8 महीने का स्टडी पीरियड कर दिया गया है। मतलब जैसे फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो, चाहे आप फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में आओ, कोई गैप नहीं रह गया, कोई डिफरेंस नहीं रह गया, दोनों में इक्वल हो गया है सब कुछ। ठीक है जी, मतलब क्या है, 8 महीने का स्टडी पीरियड गैप होगा दोनों लेवल से, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आते हो इंटरमीडिएट में, चाहे आप फाउंडेशन लेवल से आते हो एंट्री रूट में इंटरमीडिएट में। ठीक है जी। ठीक है जी, कहते अर्लियर फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट स्टूडेंट वर एलिजिबल टू अपेयर इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया। कहते प्रपोज स्कीम में एक स्टूडेंट कैन कमेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब कहते जो प्रपोज स्कीम है उसमें स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पहले क्या होता था आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती थी 8 महीने की कम से कम। ठीक है जी, अब क्या है, सॉरी 9 महीने की। ठीक है, अब क्या है, प्रपोज स्कीम में स्टूडेंट को क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद ही होगी सिर्फ। ठीक है जी, और कॉमन स्टडी पीरियड होगा दोनों केसेस में, फाउंडेशन रूट के थ्रू चाहे एंट्री रूट के, डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, वो कितने महीने का, 8 महीने का होने वाला है। ठीक है जी। और फॉर डायरेक्ट एंट्री थ्रू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है, ये प्रोविजनल, अब बात करी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है नई, अगर बात करें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नई स्कीम में स्टूडेंट क्या है कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जब उनका कंप्लीट लास्ट ईयर में है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैन प्रोविजनली रजिस्टर देमसेल्फ इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और लास्ट 8 मंथ स्टडी पीरियड का जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, पासिंग क्राइटेरिया जो है वो भी पूरा होना चाहिए। ठीक है ना, वो सब कुछ होना चाहिए। इन दिस वे दे कैन अटेम्प्ट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एट एनी टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है जी, ग्रेजुएशन के बाद वो किसी भी समय या पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी समय वो दे सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है 55% का, 60% का और 50% इन ईच सब्जेक्ट का, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन जो है वैलिड होगा, पहले होता था 4 साल के लिए, अब वैलिडिटी बढ़ा दी गई है 5 साल के लिए। और रीवैलिडेशन सिर्फ पहले जितनी बारी मर्जी आप एक्सटेंड करते जाओ, फेल होते जाओ, ठीक है, देते जाओ। अब क्या है, नहीं, एक बार सिर्फ होगा। ठीक है, रीवैलिडेशन जो है वो घटा के सिर्फ एक बार कर दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद पासिंग परसेंटेज जो है पहले 40% और 50% होती थी। ठीक है, अभी वही है, मतलब हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 और एग्रीगेट 50%, कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्शन में बदलाव लाया गया है। एग्जाम्शन में क्या बदलाव लाया गया है, पहले क्या है, आपको किसी पेपर में 60 या उससे ज़्यादा आते थे तो फिर वो क्या होता था, 3 अटेम्प्ट के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अभी भी यहाँ तक तो सेम ही है, अगर आप किसी पेपर में आपके 60 या मोर देन 60 आते हो पर ग्रुप में पास नहीं हो पाते तो क्या है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक। पर उसके साथ चौथी अटेम्प्ट में, मान लीजिए 4th अटेम्प्ट में आप जा रहे हो पर आपका ग्रुप नहीं क्लियर हुआ और एग्जाम्शन अभी भी वो बनी हुई है, तो उसमें क्या है, आपकी एग्जाम्शन विड्रॉ नहीं, मतलब एग्जाम्शन कैंसिल नहीं होगी। एग्जाम्शन आप ले सकते हो उस सब्जेक्ट की, बट क्या है, आपको रिमेनिंग बाकी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट लेने होंगे। ठीक है जी, स्टूडेंट हैज टू स्कोर 50% टू पास इन द रिमेनिंग पेपर इंडिविजुअली। ठीक है जी, स्टूडेंट में हाउएवर ऑप्ट टू, अब स्टूडेंट क्या है, अगर सरेंडर करना चाहता है एग्जाम्शन को, वो सरेंडर भी कर सकता है, पूरे ग्रुप में जो एग्रीगेट चाहिए होते हैं 50% वो ले सकता है। ठीक है जी, ये आपकी कुल मिला के कंप्लीट कंपैरिजन था किसके बीच में, सीए
इंटरमीडिएट ओल्ड और न्यू के बीच में, मतलब देखा जाए सब्जेक्ट्स 8 से 6 कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो आपको डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू देखा जाए उनको बहुत आसानी हो गई। जो इंटरमीडिएट के थ्रू बीकॉम वगैरह के थ्रू या डायरेक्ट एंट्री रूट वाले बच्चे हैं उनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकलशिप करने के लिए आपको पहले रजिस्टर नहीं करवाना होगा। पहले क्या होता था, पहले आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, ट्रेनिंग करनी होती थी, फिर जाके आप इंटरमीडिएट के एग्जाम देते थे। बट इस बार बहुत अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम देने हैं, 8 महीने का सिर्फ स्टडी गैप है, फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी 2 साल की। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। उम्मीद करता हूँ आप सबको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 A to Z डिटेल समझ आ गई होगी। ठीक है, कंप्लीट आपको। ठीक है, अगर अभी तक बने हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।